डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न जीत अपनी, फिर भी सिक्का उछाला जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। और मैं आपके साथ हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहता हूं, मैं घनश्याम। तो फिर सिक्का उछालिए जरूर, इस उम्मीद के साथ कि जब भी आपके पास आए तो सच की बात हो, और सच की ही बात करने की कोशिश हम लगातार करते हैं। और इस कोशिश में ये प्रयास हमारा होता है कि आपको भी शामिल कर लिया जाए। मंगलवार गुरुवार हमारी ये सच की पाठशाला लगती है ठीक शाम 6 बजे। अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। अब ये साल जो है बीतता हुआ साल है और इस साल के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना चलते चलते कुछ फायदे की बात की जाए, कुछ ऐसी योजना की बात की जाए जो आपकी जेब के वजन को थोड़ा सा बढ़ा दे। और यही कोशिश हमने की है, और इस कोशिश का नाम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की खास योजना है जो किसानों के लिए है, दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए है, डेयरी सेक्टर को और इन्हांस करने के लिए है। और इस कोशिश को योगी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। इस कोशिश को, इस योजना के तमाम आयामों को आज छूने की कोशिश करेंगे। आपको समझने और समझाने की यह भी कोशिश होगी कि कैसे आप इस योजना के साथ खुद को अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर इल्तिजा यही है, रिक्वेस्ट यही है, दरखास्त यही है कि अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ मेरे लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि मैं आपसे इस रिपोर्ट के बाद कुछ खास मेहमानों का परिचय कराऊंगा जो आपको नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में इन डिटेल माइन्यूटली एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो फिर समय को जाया नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बाद मैं लौटता हूं कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन हां, जान लीजिए सच के साथ शुरू हो चुका है। डेयरी उद्योग में किसानों की भागीदारी को बढ़ाने और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए सरकार द्वारा किसानों को दूध बिक्री के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, किसानों को दूध का उचित दाम भी मिलेगा। सरकार इसके लिए सभी किसानों का डेटाबेस भी तैयार कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को दूध बिक्री के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए पशुपालकों को उनके गांव में ही दूध बेचने की सुविधा भी मिलेगी। राज्य के किसानों को योजना में सरकार द्वारा 25 उन्नत नस्ल की गाय दी जा रही है, जिनके साथ वो डेयरी का काम शुरू कर सकें। डेयरी शुरू करने के लिए लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है, बल्कि पशुओं को आहार और चारे का उत्पादन करने वालों को भी बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी तक दूध पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस योजना का लाभ दे रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के जरिए 10 गायों की क्षमता वाली हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना की जाएगी। हर इकाई पर लगभग 23.60 लाख का खर्च आएगा, जिसमें सरकार और लाभार्थी दोनों का योगदान होगा। इन इकाइयों में केवल गिर, थारपारकर और साहिवाल जैसी उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लों की गाय खरीदी जाएंगी, जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अधिक होती है। योजना के तहत चुनी गई गायों की नस्ल का मूल्यांकन उनके उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा, जिससे अधिक दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत गौ पालन में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले योग्य किसानों को तरजीह मिलेगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
योजना से छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से परिचित कराया जाएगा। इससे कम लागत में अधिक उत्पादन की संभावना बढ़ेगी। योजना सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाना है। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना में जनपद का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। महिलाओं को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक खाता होना चाहिए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो होना जरूरी है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और बताएंगे आपको कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व की किस रैंकिंग पे है और वो रैंकिंग उसने हासिल कैसी की है। तो आज का ये जो टॉपिक है, जो विषय है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आमदनी के जो और सोर्सेज हैं वो आज के इस चर्चा के बाद बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश से आप हैं तो फिर ये शो तो आपको देखना ही देखना है। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीत सिंह यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल EQAR पूसा से। सर स्वागत आपका हमारे शो में। असीम रावत मेरे शो में जुड़ रहे हैं, कई बार मेरे शो में आ चुके हैं, सर स्वागत आपका भी। और खालिद वसीम साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर आपने इनको टीवी पे देखा होगा, आज हमारे शो में भी है। बहुत बहुत स्वागत आपका खालिद भाई। सबसे पहले अजीत जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर देश की अर्थव्यवस्था, उसमें दुग्ध उत्पादन की भूमिका और खासकर इस योजना की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, कितनी इंपैक्टफुल होने वाली है सर? घनश्याम जी, आपने एक ऐसे विषय को आज सच के साथ प्रोग्राम में चुना है जो देश की आने वाले समय में एक आय बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकता है। और मैं बात करना चाहूँगा अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, हम दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे बने हुए हैं और इसमें ग्रामीण जो अपने दुग्ध उत्पादक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बात करते हैं कि अपना इसमें कृषि के जो क्षेत्र में है तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि इसका कितना योगदान कृषि की आय में है। और जीडीपी जो कृषि की आय है उसमें 30% से भी अधिक योगदान अपना लाइव स्टॉक पशुधन का है। और उस पशुधन में भी ये देखा गया है कि अपनी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी भारत की है, उसमें 5% से भी अधिक अपने पशुधन का योगदान है जी। अब बात करते हैं कि इस योजना का संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में सर्वप्रथम पे है और उत्तर प्रदेश से 16.2% का योगदान कुल दूध उत्पादन में बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, इस योजना से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन अपनी आय बढ़ाएंगे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुग्ध उत्पादन अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ जो देसी नस्ल की गाय है उनके प्रति उनका रुझान बढ़ेगा और साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में और ख़ास करके क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इससे सुधरेगी और हम एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे। और इसमें मैं और भी बताना चाहूँगा, आज समय बदल रहा है जी। युवा भी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और इसको वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रूप में अपना रहे हैं। तो रोजगार के इसमें आय तो बढ़ेगी भी, बहुत सारे युवा इसको अपना एक प्रकार से आय का साधन अपनाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे और इसमें अपने प्रदेश की आगे चल करके इस योजना का एक उदाहरण के रूप में बनेगी है।
और ये चल करके ये अपने पूरे देश में इसका एक मॉडल तैयार होगा। ठीक है। और आय बढ़ाने के साथ साथ एक देश में एक क्रांति, दूध क्रांति और बढ़ेगी और बहुत ही अधिक सक्रियता से लोग अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन सर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसको लाने का पर्पस क्या है? आप बता रहे हैं कि भाई यूपी का तो दुग्ध उत्पादन पहले से ही बहुत अच्छा है, उसका जो रोल है, जो उसका योगदान है, वो तो एकदम वंडरफुल है, तो फिर इस योजना को लाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? सबसे बड़ा कारण घनश्याम जी इसमें यह है कि हमारे देश में जो कृषि दुग्ध उत्पादक हैं उनको ये दिखाने की जरूरत, बताने की ज़रूरत है कि देश में अपनी जो देसी नस्ल की गाय हैं उनकी कुछ खासियत हैं। वो खासियत इतनी अच्छी है कि अगर हम उनके अच्छी नस्ल के आगे चल के उनकी नस्ल का सुधार करते हैं तो सुधार से उनकी दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दुग्ध उत्पादक अच्छी नस्ल के एक प्रकार से पशुओं का लालन पालन करेंगे और उसमें 3 अपनी ब्रीड को अभी प्रमुखता से लिया गया है, जिसमें साहिवाल, जिसमें थारपारकर, उसमें गिर शामिल है। तो इनके प्रति अपने पशुपालकों का रुझान, जो अभी माना जा रहा है कि इसकी क्षमता इनकी कम है और क्रॉस ब्रीड की ज़्यादा है, लेकिन इस रुझान को बदलने के लिए कि भाई हमारे दुग्ध उत्पादन कृषक वो इसको अपनाएं और इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करें कि ये ब्रीड भी, जो कि एक प्रकार से अपनी देसी नस्ल की ब्रीड हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि वो अपने देश की जलवायु, जो कि कई बार तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर का जैसे अभी आ रहा है समय उत्तर भारत में खास करके, और कई क्षेत्रों में गर्मियों में 50 डिग्री भी टच कर लेता है। ऐसे मौसम में जब इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जबकि क्रॉस ब्रीड जैसे जो गाय हैं उन पे ऊपर असर पड़ता है और इससे अपना जो देश का नस्ल है उसको हम उन्नत करने में कामयाब है। तो जो थोड़ा अच्छा है उसे और अच्छा करने की तरफ बढ़ते हुए एक कदम है जिसका नाम नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। अभी और बातें भी डॉक्टर साहब पूछूंगा मैं आपसे। असीम रावत मेरे साथ जुड़े हुए। असीम जी, असल में दुग्ध उत्पादन को लेके भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, कमेंडेबल जॉब है, लेकिन इस पूरी जॉब में, इस पूरी कोशिश में इस योजना को जब आप जुड़ते हुए पाते हैं, हालांकि इसकी क्या रिजल्ट्स रहेंगे उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस तरह की योजनाएं कितनी बड़े मील का पत्थर साबित होती है? जी, तो मैं एक ऐसा जो है किसान हूं जो इन योजनाओं का लाभ लेता रहता हूं। तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूं। इससे पहले कामधेनु नाम की योजना होती थी, उसमें भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई थी, और ये जो अब नई योजना आई है ये भी उसी के जो है जिसे कहते हैं ना कदमों पर है, पर वहाँ पे संख्या ज़्यादा थी और अब यहाँ जो गायों की जो संख्या है उनको थोड़ा सा कम किया गया है, ताकि हर जो क्षेत्र का किसान है, जो उसकी जैसी आयु है और जो उसकी जो है ज़मीन उसके पास है, उसके हिसाब से जो है वो उसका लाभ ले सके। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि क्योंकि मैं खुद इसका लाभ लेता रहा हूँ और एक सफल किसान के रूप में मैं आपको ये बता सकता हूँ। फर्क भी बताइएगा मुझे दोनों में, कामधेनु में और इसमें। जी, तो कामधेनु जो योजना थी उसमें आप 100 गौवंश तक आप जो है इसको ले जा सकते थे, तो वो उसमें 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलता था। और इंटरेस्ट फ्री लोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। जब मैंने अपना ये यूनिट स्टार्ट किया डेयरी का जो है भारतीय नस्लों की गायों पे, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर गाय हमने पाली और हिमालयन बद्रीबाद में, तो ये बहुत ऐसी चीज़ थी कि ये कैपिटल आपको कहीं और से मिल नहीं सकता था। तो अगर ये कैपिटल ना होता तो ये हम संस्था का भी बना ही ना पाते। तो एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं योगदान जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा लोन देने में और इंटरेस्ट फ्री लोन देने में, और उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में जब आप सफल हो गए। तो ये भी बहुत बड़ी एक ऐसा आयाम। आज मैं यहाँ इसलिए ही बैठा हूँ क्योंकि कई और जगह जो है सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार रही हो, उन्होंने प्रोत्साहित किया और वो देखकर हमें ये मौका मिला कि आज हम दूरदर्शन में आपके साथ यहाँ बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लेकिन असीम, आप तो अवेयर हैं, आप जानकारियां भी रखते हैं, लेकिन वो किसान भी है ना हमारे पास तो जिसको पता ही नहीं चलता है, वो जो वंचित रह जाता है। अब हर कोई तो असीम रावत नहीं बन पाता है ना, तो सारी योजनाएं सब तक सही तरीके से पहुंच जाएं, ये मैकेनिज्म क्या आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाई देता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ समझिए, किसान अब बहुत जागरूक है,
विज़ जो 10 साल पहले था। आपके पास ऐप्स आ गई हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो कोई भी न्यूज़, अब आप ही जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी बहुत जगह जाता है। तो जो मीडिया है उसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान है, और जो भी किसान प्रोग्रेसिव है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, डेयरी के सेक्टर में हो, अब वो पीछे नहीं रह गया है। उसको पता है कि दूध का रेट दिल्ली में क्या है, घी का रेट ऑनलाइन वो देख सकता है, कोई इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि भाई मैंने आपसे सस्ता लिया और महंगा बेच दिया। वो देख लेता है तुरंत कि आपने कितने का लिया और आप क्या कर रहे हैं। तो जागरूकता बढ़ी है, और ये जो योजनाएं हैं इनको भी जिस तरह से प्रचार किया जाता है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हमेशा वेबसाइट पर रहती है, और जो CVOs हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको टारगेट बेस्ड अचीव करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई 0 किसान आए, नहीं, 0 कैसे आए, आप अपने क्षेत्र में कितने किसानों के पास गए, कितने आवेदन आए, उनको किसी ने, अगर आपने उनको रिजेक्ट भी किया है तो उसको आपको बताना होता है आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो अब ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा जो ऐसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ गई है जो है कि जिससे, और ये अच्छा भी है, इससे ओपननेस होने से जिसका रिजेक्ट भी होता है कोई एप्लीकेशन तो उसे पता रहता है भाई क्या रीज़न था, ठीक है ना, तो उसके मन में वो कड़वाहट नहीं होती जो पहले रह जाती थी कि भाई पता नहीं क्या कैसे चल रहा है, कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं। कि कितना इजी गोइंग था आपके लिए कामधेनु में खुद को पंजीकृत कराना, वहां से फायदा लेना, और उससे आगे की जो राह थी, जो सफर था, वो कितना आसान था? देखिए, अब से मैं 8 साल पहले जाऊंगा, तो ये 8-9 साल पहले की बात है। उस समय ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी, उसके बावजूद जो है मेरा प्रोसेस, मुझे लगता है कि इतना बड़ा लोन मिलना अपने आप में, और मुझे कोई विशेष भागदौड़ी नहीं करनी पड़ी, बस उन्होंने जो उसकी ज़रूरतें थी उन्होंने उसको देखा और उसके हिसाब से उन्होंने लोन दिया। तो मेरे लिए एक तरह की सरप्राइज थी कि भाई ऐसे कैसे मिल सकता है लोन, और वो लोन मिला। लोन मिलने से हमने अपने गोधन को भी बढ़ाया, अपनी जो हमें अपनी यूनिट्स में मशीन लगानी थी प्रोसेसिंग की, वो हमने लगाई। जो तो ये मतलब एक ऐसा सरकारी काम इतनी आसानी से हाँ, कैसे मतलब ये बहुत बड़ा एक वो था कि इसे कह सकते हैं सरप्राइज, कि पहले तो कभी नहीं होता था, ये हुआ कैसे। सही बात है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं, मैं मुक्त भोगी हूं उसका कि कैसे चीजें बदली हैं, और कि किसान भी अब भुक्त भोगी मत कहिए, लाभान्वित लाभान्वित कहिए जो है वो टर्म थोड़ी सी गलत हो जाएगी। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। खालिद भाई भी मेरे साथ हैं। खालिद भाई, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा दावा रहता है। क्या उस दावे के साथ इस तरह की योजनाएं कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही हैं? क्या इस तरह की योजनाओं की वाकई जरूरत है अगर हमको ईमानदारी के साथ किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो योजना और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो अभी दूध को लेकर और जो जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, नंदिनी कृषक योजना जो है, ये वाकई बेहतर योजना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो पहले नहीं होती थी उसको इसमें बेहतर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि जो किसान बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर के आसपास रहते हैं, तो उनको एक मार्केट मिल जाता है अपने सामान को बेचने का। अगर वो दूध NCR के अगर किसान हैं, वो उन्होंने अगर पशु पाल रखा है, तो वो उनको दूध का मार्केट बड़ा शहर दिल्ली मिल जाता है, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे अच्छी मार्केट है, कीमत अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से दूर जाते हैं कहीं भी, तो उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो आप अगर पशु पालते हैं या आप डेयरी फार्म खोलते हैं, तो सबसे अहम जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, कि वो बिक नहीं पाता था या वो सही कीमत नहीं मिल पाता था। इस योजना के तहत ये चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि समितियां बनाई गई हैं कि जहां आप डेयरी फार्म खोलेंगे, जहां आप सरकारी अनुदान लेंगे, आपको चीज़ें उसकी सही कीमत भी वहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आप यूपी की बात करें और अगर देश में भी अगर इस तरह की योजना और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जो दूध को लेकर है, और आज यूपी का बहुत बड़ा योगदान है देश में दूध को लेकर। पहले राजस्थान हुआ करता था, अब नंबर 1 पे यूपी है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ इसमें जो और जोड़ी गई है कि और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आप देखें कि जैसे इसमें 10 गायों की यूनिट होंगी, तो घर के अंदर भी पहले होता था कि आप देखे होंगे कि गांव में महिलाएं जो हैं, जब पुरुष खेत पे चले जाते थे तो गायों का देख रेख जो है महिलाओं के हाथ में होता था, महिलाएं करती थी। लेकिन इसमें इससे एक बड़ा फायदा होगा कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी, क्योंकि चीज़ें उनके पास होगी, उनके कंट्रोल में होगी। तो जो चीज़ें सरकार की जो मंशा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उस तरफ एक बढ़िया कदम है। लेकिन खालिद भाई, पैसों की आपने बात की ना, पेमेंट की आपने बात की, कई किसान ये कहते हुए भी दिखाई भी आते हैं कि भाई सरकार का कॉन्सेप्ट तो अव्वल दर्जे का है, लेकिन जो बीच में दुग्ध सहकारी समितियां होती हैं वहां से पेमेंट डिले हो जाता है। क्या इस तरह की योजनाओं से उस पर भी मॉनिटरिंग हो पाएगी?
काम होना, दूध बिकना, पैसा बनना, लेकिन बनते हुए पैसे का जेब में आना, ये सफर कई बार खालिद भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो देखिए, सरकार तो अपनी पॉलिसी बनाई, चीज़ें की, लोगों को उस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन के लेवल पे थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं या जो लोग उनसे जुड़े हैं, तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने चीज़ों को फास्ट किया कि भाई किसान को आत्मनिर्भर बनना है या बनाने की कोशिश की जा रही है, तो चीज़ें फंसनी नहीं चाहिए। जो सरकारी काम है वो जल्दी होनी चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। मुझे आइडियल चीज़ मत बताइए, आप ग्राउंड पे क्या देखते हैं, मुझे ये बताइए खालिद भाई, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो हम समझ ही रहे हैं। अभी स्थिति बताइए कि ग्राउंड में क्या इस तरह की दिक्कतें हैं। पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है कि जिस तरह से आप सोशल साइट और उसके बाद एप्लीकेशंस, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए चीज़ों को बताई गई। अब ये यूपी के में ही आप देखिए, पहले गन्ना किसान को पर्ची लेनी पड़ती थी, किसी का पर्ची कोई भी लेके चला जाता था और फिर वो तोल हो जाता था। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो चेंज हुआ कि आपके नंबर पे, जो नंबर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड कराएंगे उस पे ही पर्ची आएगी। इट मीन्स कि अगर मेरा ट्रक अगर खड़ा है शुगर मिल पे, तो मेरी पर्ची है। तो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और सबको पता है कि भाई क्या बन रहा है और क्या जेब में आ रहा है। धोखाधड़ी जैसी चीजें खत्म नहीं हुई है, तो कम हुई है। और ठीक है, ये एक पॉजिटिव नोटिस पे एक ब्रेक में ले रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दुग्ध व्यवसाय को बड़े स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि देश में दुग्ध व्यवसाय के मायने क्या है, क्योंकि लगभग 25% का आंकड़ा तो वैश्विक योगदान है भारत के दुग्ध उत्पादन का। तो समझिए कि कितने खास हैं हमारे वो किसान जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, चर्चा लगातार जारी है, आप देख रहे हैं सच के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज के साथ आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की। और इसके सहारे असल में हम दूध को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने भारत की किस्मत वैश्विक मानचित्र पे बदली है और फर्स्ट रैंक हासिल किया, जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने भी ब्रेक से उस पार आपको बताया था। डॉक्टर अजीत मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजीत, लगातार ये कोशिश सरकार की, देखिए भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। देश में लगभग कितने करोड़ किसान होंगे जो इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, और उस संख्या में और इजाफा करने के लिए किस तरह की और कोशिशें की जानी बाकी हैं? एक योजना तो उत्तर प्रदेश की समझ में आ गई, लेकिन देश तो बहुत बड़ा है, तो इस बड़ी तस्वीर को जरा खींचिए मेरे व्यूवर्स के लिए। सर घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि देश अपना दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है, तो इसमें जानना ये भी ज़रूरी है कि ये अपना जो दूध का जो व्यवसाय है जी, वो कितने किसान अपना रहे हैं और कुछ कितने लेवल तक जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को, दूध उत्पादकों को, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसमें पशुपालक 8,000 पशुपालक 8 करोड़, माफ़ कीजिए 8 करोड़ पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और उनका योगदान ये है कि हम विश्व का 25% तक अपना जो शेयर है दुग्ध उत्पादन का, वो अपना देश में हो रहा है। एक बहुत बड़ा श्रेय किसान और दुग्ध उत्पादकों को जाता है। और मैं इसके साथ साथ घनश्याम जी ये बताना चाहूँगा कि ये अपनी योजना जो चलाई है, ये एक बहुत ही अच्छा आयाम है, लेकिन मैं इस योजना को भारत सरकार से भी विभिन्न पहलू हैं, या जो दूसरी दुग्ध उत्पादन की विभिन्न राज्यों में भी ये योजनाएं चल रही हैं,
उनको भारत सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इन योजनाओं को एक प्रकार से सपोर्ट करती है, सहायता प्रदान करती है। प्लीज बताइए सर। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारत में इस टाइम भारत का जो मंत्रालय है, ये अपना भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, जो कि मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में आता है, ये एक अलग मंत्रालय बना इसी को देखते हुए कि क्योंकि अपने देश में पशुधन की बहुत अधिक एक प्रकार से योगदान है और वो योगदान को भारत सरकार ने सराहा और इसका अलग मंत्रालय बनाया। उस मंत्रालय को बनने के बाद बहुत सी योजनाएं इस टाइम भारत सरकार ने, जिसमें अपनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना, इसको भी सपोर्ट करेंगी जैसे जैसे योजना आगे बढ़ेगी। और उसमें पहली जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल योजना। अब राष्ट्रीय गोकुल योजना, क्योंकि हम अपने देसी किस्म की गायें इस योजना में पालेंगे तो उनका संवर्धन कैसे हो, कंजर्वेशन कैसे हो, उनकी नस्ल का सुधार कैसे हो, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि इनका दूध उत्पादन कम है, लेकिन राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत हमें इनकी नस्ल को सुधारने पे जोर दिया गया है। और जो कोई यूनिट खोलना चाहे तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सी एक प्रकार से प्रोत्साहन योजना दी है, जिसमें जगह जगह पर इनके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर खोले हैं। और ख़ास करके अपने देश में अभी सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता बढ़ी है। उसका मतलब ये है जिससे कि हमें फीमेल ही एक प्रकार से पशु चाहिए, तो उसी हिसाब से ये इंसेमिनेशन का एक कार्यक्रम बहुत तेज़ गति से चला रहा है, सेक्स सॉर्टेड सीमन। और देश में 16 गोकुल और 2 कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी खोले गए हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें अपनी नंदनी किसान संवर्धन योजना रहेगी, इसका भी एक प्रकार से उसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का योगदान रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी किसान अगर कोई यूनिट लगाता है तो जैसे उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे कि जल्दी से जल्दी अच्छी नस्ल की एक प्रकार से बछड़े पैदा किए जा सकें और अच्छी नस्ल की जो अपनी गायें हैं उनका तेज़ गति से वृद्धि हो सके, इसके लिए IVF योजना स्टार्ट की गई है। और इसके तहत भी कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं। और साथ में ये भी पाया गया है कि जो पशुपालक यदि अगर ऐसी इकाई लगाना चाहे तो उसमें भारत सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। उसके साथ मैं घनश्याम जी, क्योंकि योजनाएं बहुत हैं, विस्तार से भी बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ा थोड़ा बता के चलते हैं सर आगे, और मेहमान फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा दोबारा। आराम से आप पानी पीजिए तब तक। असीम जी, असल में एक डेटा मेरे पास है जो कहता है कि 2021-22 के मुकाबले साल 2022-23 में जो दूध उत्पादन था वो 3.83% बढ़ा है। ये बढ़ता हुआ परसेंट किस तरफ की ओर इशारा करता है? हालांकि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक IVF प्रौद्योगिकी है, क्या उसका रोल भी इस तरह की एनहेंसमेंट में, डेवलपमेंट में, या जो इंक्रीज हो रहा है आंकड़ा, उसमें आप देख पाते हैं क्योंकि आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं? जी, तो ये जो आंकड़े आपने दिए हैं ये भी बता रहे हैं कि जो किसान है वो डेयरी को अपना रहा है। और क्यों अपना रहा है? क्योंकि ये जो आय को दुगनी करने वाला जो कार्यक्रम था, ये तभी सिद्ध हो सकता है जब आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ आप दुग्ध को भी जोड़ें। गाय एक ऐसा जीव है जो भी हमारा वेस्ट होता है एग्रीकल्चर में। एग्जाम्पल के लिए आपने चावल धान लगाया तो जो पुराल होती है, जिसको जलाया जा रहा है, अगर आपके पास पशु हैं तो ये पुराल फॉडर है और महंगा फॉडर है। 10-10 रुपये किलो पुराल बिकती है ऑफ सीजन में, और वहाँ आप जला रहे हैं उसको। तो ये जो किसान है, अब जब ये जागृति फैल रही है कि नहीं साहब, ये जो फार्म वेस्ट है ये वेस्ट नहीं है, ये एसेट है आपका, और ये आप अपने जो आपके पास जो पशु हैं उनके चारे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक जो आमदनी बढ़ाने का जरिया था वो बनता जा रहा है किसानों के लिए। और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि किसान अब जो गौपालन है या भैंस है या बकरी है या जो भी वो पाल रहा है पशु, उससे उसका जो अपनी आय है वो भी बढ़ रही है,
और वो प्रोत्साहित है इसे करते हुए, और इसलिए आप दूध भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी ठीक है, तो ये आंकड़ा कम से कम प्रोत्साहित करने वाला है जो हमें बताता है। और इसी बीच हमारे साथ डेयरी फार्मर है मंजू जी जुड़ गई हैं। मंजू जी स्वागत है आपका। थोड़ा सा लेट हो गई आज, क्या बात हुई? सर जी आप दूध निकालने में रह गई क्या आज आप? और जाम था जी बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो कोई लोड नहीं है जाम की। दूध ठीक निकल रहा है, पहले ये बताइए। बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा अनुभव है दुग्ध उत्पादन में? कैमरे पे देख के बात करिए ना। बहुत हाँ, अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कैसा चल रहा है? ऐसा अच्छा कहने बताना पड़ेगा, कैसे अच्छा चल रहा है दुग्ध उत्पादन आपका? अब दूध के भी कुछ रेट बढ़े हैं, जैसे कि अच्छा बढ़ गए? पिछली बार जो रेट मुझे बताया था उससे रेट बढ़ गया है? हाँ जी बढ़ गए जी। अच्छा कितना हो गया रेट मंजू जी? अब जी गाय का तो जा रहा है 50। अच्छा, पहले कितना था? पहले जी 45-40 ऐसे था गाय का, लेकिन अब गांव के अंदर जो है 50 जा रहा है जी। अच्छा। और भैंस का जो है 65-70 के करीब में जा रहा है जी। जो डेयरी पे पहले कितना बेच रहे थे? पहले तो जी 50 था गाय भैंस का। 15 रुपए बढ़ गया? 15 रुपए बढ़ गए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भैंस बदली है आपने या कुछ फायदा हो गया? नहीं जी गाय है जी, भैंस नहीं बदली है, गाय है बस हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे मंजू जी ये समझाइए, आपकी कहानी बड़ी इंस्पायर करती है लोगों को, इसलिए हम आपको बुलाते भी हैं। जी जी। ये जो दुग्ध व्यवसाय है, जो डेयरी वाला सेक्टर है, आप कैसे इसमें आई? मैं जी देखो मैं गांव से ही हूँ। जो मेरी पैदाइश है वो भी गांव में ही है, जो मेरी ससुराल है वो भी मेरी गांव में ही है। और मेरा जो है मेरे किसानी का ही काम होता है मेरे परिवार में, पीहर में भी और सासरे में भी। तो मैं पहले से ही मैं गाय भैंस का काम करती थी। यहाँ भी आके मैं कोई जॉब नहीं करी, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन मैं यहाँ भी आके यही काम करती हूँ। खेती भी करती थी पहले तो, मैं खूब खेत में काम करती थी, लेकिन अब उतना नहीं होता क्योंकि थोड़ी उम्र की भी बात है। और मैंने फिर गाय भी खूब 5-5, 6-6, 7-7 गाय रखी हैं। जब मैं कभी जवान थी तो खूब मैंने गाय रखी हैं, लेकिन अब मुझसे उतना नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी मैं अपने अच्छे से कर लेती हूँ, काम खूब करती हूँ, ऐसा नहीं है। गोबर से लेके कंडे भी बनाती हूँ, कंडे भी बेच लेती हूँ। अपना मतलब परिवार मैंने ठीक से गाय भैंसों से खूब अच्छे से किया है, और अभी भी मैं यही कर रही हूँ। और हमारा जब सरकारी योजनाओं का कितना फायदा होता है? मुझे सरकार से बहुत फायदा मिला सर, क्योंकि मैं NRLM से जब से जुड़ी हूँ तो मुझे इतना फायदा हुआ है कि मेरे यहाँ जो है ये NRLM जब बने, अच्छा, तो उसके बाद में मुझे 3-4 महीने तो ऐसे लगा कि भाई पता नहीं क्या होगा। महिलाएं जोड़ तो ली हैं, लेकिन कुछ होगा कि नहीं होगा, डर सा रहता था मन में, क्योंकि महिलाओं की भी मेरे ऊपर ही वो निगाहें रहती थी कि भाई तुम कुछ कराओगी नहीं कराओगी। मैंने कहा भाई सब काम होगा, लेकिन थोड़ा धीरे से होगा। लेकिन फिर मुझे जो पहला फंड आया वो 2500 रुपये आया स्टार्टअप। फिर दूसरा फंड आया 15,000 रुपये RF। फिर तीसरा जो फंड आया हमारा जो CIF बोलते हैं जिसको, 1,10,000 रुपये। लेकिन सर अब जो हैं, जो हमारे नए ये चीज़ आई हैं उसमें भी हमें बढ़ोतरी मिली है। जो हमारा CIF था वो अब सरकार ने 1.5 लाख रुपए कर दिया, और जो हमारा 15,000 रुपये था वो हमारा 30,000 रुपये कर दिया। CIF क्या होता है मैडम? ये फंड होता है सरकार से। अच्छा, लोन होता है? लोन होता है एक तरीके का। तो उसको क्या है कि हम महिलाएं, हमारा पहले बनता है समूह, अच्छा, फिर बनता है हमारा ग्राम संगठन, फिर बनता है हमारा CLF। तो ये 3 जब कड़ी हमारे साथ में हम इनसे जुड़ते हैं तो ये सारा जो पैसा जो हमें देता है वो CLF देता है। अच्छा, उससे फिर हमारे ग्राम संगठन को आता है, ठीक है। फिर ग्राम संगठन से हमारे जो समूह को आता है। सर अब जब हमने पैसा लिया है तो उसकी कुछ क्रिया तो होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें वापस भी देना है, लेकिन कम ब्याज पे देना है। जो हमारी सरकार है हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अभी क्या है ना, महिलाएं ज़्यादातर जुड़ना नहीं चाह रही हैं। अभी भी बहुत महिलाएं ऐसी हैं, या तो वो अपने घर के बंधनों में बंधी हुई हैं, या उनको भी समझ में नहीं आया है। लेकिन अभी भी फिर भी मैं एक चीज़ कह रही हूँ सर, अभी मैंने तत्काल में ही एक समूह तो मैंने नया तैयार किया है। पहले मेरे यहाँ 12 समूह थे, और मेरा ज़्यादा बड़ा गाँव भी नहीं है, 2300-2400 वोट हैं मेरे यहाँ, तो ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। लेकिन अभी भी मैंने एक समूह अभी भी फिर भी बना दिया। अभी तत्काल में करीब 2 महीने हुए हैं उसका खाता खुले हुए, तो चल रहा है अच्छे से जो है काम। ये एक नई योजना, आप उत्तर प्रदेश से ही है ना, यूपी से हैं? हाँ जी, मैं यूपी से। ये नई योजना एक आ रही है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जी। उसके तहत योगी सरकार चाहती है कि और ज्यादा आप दुग्ध व्यवसाय में आए। हाँ। इसमें आए, पता है इसके बारे में आपको? सर थोड़ा पता है, क्योंकि उसमें जो है गाँव में RD वगैरह बन रही है। जो किसान है, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए RD वगैरह बन रही है। इतना ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में खुल के नहीं पता है, लेकिन जो थोड़ा सा मुझे पता है
वो मैं आपसे बता रही हूँ। किसानों को जो है ज़्यादातर गांव में जाके कृषि विज्ञान केंद्र से जाके, जो अभी मुझे परसों ही कृषि विज्ञान केंद्र में 23 तारीख को मुझे सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ी हुई, वहाँ से भी मैंने कई परीक्षण लिए हैं, तो वहाँ पे मुझे सम्मानित भी किया है। तो जहाँ तक अभी मुझे इस चीज की ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं जानकारी करूंगी, आज आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ जी, मैं आज पैनलिस्ट आपको बताएंगे, और फिर आपकी जिम्मेदारी है जो जानकारी यहाँ से मिल रही है उसको गांव तक ले जाना, गांव तक ले जाना, बिल्कुल बताऊंगी सर जी। खालिद भाई हमारे साथ हैं। खालिद जी, असल में देखिए, एक महिला जो घर की दहलीज को पार करके आती है, जो घर चलाने से लेके देश चलाने की बात करती है, जो बता रही है कि भाई 2400 वोट है, कुछ महिलाओं को जोड़ भी लिया है, कुछ और जोड़ी जानी बाकी है, कुछ महिलाएं नहीं आ रही हैं, ये असर तो है, कुछ तो बदल रहा है, और यही क्या बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है जो इस आधी आबादी के सशक्त होते रूप में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से महिलाओं को जोड़ा गया है, और आप देखें कि किसानों में की अगर बात की जाती है तब ख़ास तौर से इस बात को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की, ये जिक्र ज़रूर करती है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया जाए। किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। अब देखिए, जो ये जिस योजना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी महिलाओं को आगे रखने की बात की गई है। इसमें जो आधुनिक तकनीक से का जो ट्रेनिंग इनको मिलेगा, उसके बाद जब ये काम करेंगे, जो दूध निकालने का काम हो या पशु को किस तरह से उसका रख रखाव हो कि उसको मतलब किसी तरह की बीमारी ना हो, या फिर शेड बनाने का काम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इस योजना के तहत एक आधुनिक तकनीक से होगा, आधुनिक तरीके से पूरी चीज़ों को की जाएगी। तो इसमें भी महिलाओं की भागीदारी अहम है, क्योंकि पहले तय कर दिया गया है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से महिलाएं पशुधन का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ज़्यादा समझती हैं, तो जब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा और जब महिलाओं को वहाँ से मतलब एक आमदनी का एक साधन बनेगा, उसके बाद चूँकि सबसे बड़ी चीज़ें जो होती हैं कि उसको सेल कहाँ करना, तो वो वही बिक्री होंगी, तो आत्मनिर्भरता की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। तो महिला आत्मनिर्भर ज़्यादा होंगी, तो जब महिला आत्मनिर्भर होंगी तो आप समझ सकते हैं कि समाज भी, वहाँ जब महिला सशक्त होती है तो समाज भी एम्पावर होता है। जब समाज एम्पावर होगा तो पूरा उसका जो इम्पैक्ट है बड़े लेवल पे पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूर है कि महिलाओं जितनी बातें आप बता रहे हैं ना, पता नहीं क्यों मैं ऐसे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड पे असल में तस्वीर कुछ और होती है। ये एस्से राइटिंग कंपटीशन तो बहुत अच्छी लाइंस है। मैं सर एक लाइन जोड़ दूं सर, ये जितनी प्राथमिकता मिल रही है, हाँ महिला के नाम पे हम लोन तो ले लेंगे, महिला के नाम पे जो सब्सिडी मिलनी होगी वो भी ले लेंगे, लेकिन महिला की स्थिति असल में सिर्फ पूरी योजना में एक हेल्पर की रह जाती है। जो अग्रणी भूमिका होती है वो पुरुष ही रहती है, और पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष वो हैसियत महिलाओं को नहीं देता। मकान की रजिस्ट्री करानी है तो उसके नाम से हो जाएगी क्योंकि उसमें छूट मिल जाती है, लेकिन मकान का हक उसे दे पाना थोड़ा सा हजम नहीं होता। तो ये जो हम फायदा लेने के लिए तो महिला को आगे कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई महिला की स्थिति एक हेल्पर से एक लीडिंग पावर में दिखाई देती है, जो नेतृत्व करती हुई दिखाई देती हो? मंजू जी, ऐसी कितनी महिलाएं होती हैं? खालिद भाई देखिए, चीजें जो आप कह रहे हैं घनश्याम जी, तो चीजें आप जो कह रहे हैं ये बहुत बड़े तादाद में, मतलब बड़े लेवल पे बिगड़ी हुई है। जो आप बात कही, सुधरने में वक्त लगता है। हाँ, तो बड़ी बातें होती हैं सर, सच के साथ छोटी बातें होती नहीं है। अब जो है वो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। ठीक है, अब आप जाके आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो हालात बदल रहे हैं, और बहुत बदले हैं तभी मंजू जी हैं। तो धीरे जो चीज़ें एक बहुत बड़े लेवल पे अगर बिगड़ जाए चीज़ों को, तो सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होंगी, और बेहतर होने का सिलसिला अभी शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। आपको बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी जो आत्मनिर्भर हैं और वो अपना हक ले रही हैं, वो जागरूक हो रही हैं, और सरकार जागरूक कर रही है। अब सवाल है कि जागरूकता। आप तो अच्छी खासी क्राइम रिपोर्ट करते थे सर, एनसीआरबी के आंकड़े मैं बोलूं या आप खुद बता देंगे? क्राइम छोड़िए सर, अलहदा मसला हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। और आपकी हंसी बता रही है कि आप मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूं, चर्चा लगातार जारी है। चर्चा ब्रेक के उस पार आगे भी बढ़ाएंगे और समझेंगे कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है। हालांकि बातों ही बातों में कई और बातें निकल कर जाती, लेकिन फोकस हमारा दुग्ध उत्पादन में ही, और मुझे हमेशा से यकीन रहा है कि ब्रेक के उस पार जब मैं लौटूंगा तो आप मेरे साथ ही होंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। बेमौसम बारिश
तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो सच के साथ आप देख रहे हैं 2 पड़ाव हम पार कर चुके हैं और आखिरी पड़ाव है, और इस शो का जो आखिरी पड़ाव होता है वो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि मुश्किलों के बाद हम बात करते हैं समाधान की, आगे बढ़ने की, और इसी कोशिश में सभी खास संवाद लगाता मेरे साथ बनने में डॉक्टर अजीत सिंह यादव मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, 2 फेजेस में हमने लगभग सारी चर्चा की, लेकिन मुझे यहां से आगे की तस्वीर दिखाइए सर। कौन से वो कदम है जो इस बदलती हुई तस्वीर को और खुशनुमा बना सकते हैं और सुनहरी और यादगार बना सकते हैं? अभी घनश्याम जी आपने ऐसा विषय चुना है जिसमें हमें आगे की संभावनाएं देखनी है, और आपने देखा कि जो अपनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना है जी, जो एक नया पहल है, और इस पहल में आपने देखा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है अपने देश की जो देसी नस्ल है गायों की, गोवंश की, उसको और अधिक विकसित करना है, उनकी नस्ल सुधार करके उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। और जो प्रयास जो अभी जो सोचे जा रहे हैं और अभी तक हुए हैं वो बड़े सकारात्मक रिजल्ट अभी तक दिए हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो वार्षिक दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत दे रहा है कि हमें जो इस टाइप की योजना एक सोची जा रही है जिसमें किसान को ये दिखाया जाए कि हम अपने ही देश की जन्म ये पैदा हुई पहले की जो नस्लें हैं इनकी नस्ल सुधार करने के बाद इनको अपने वातावरण में ये अपने आप को अच्छा महसूस करने के बाद ये उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगी। अच्छा, उत्पादन क्षमता जब बढ़ेगी तो उसके पीछे कृषक या उत्पादक क्यों आएंगे? इसलिए सरकार ने क्या किया कि इसमें एक प्रकार से सब्सिडी का प्रावधान रखा गया कि भाई किसान को हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको अपनाएंगे क्यों नहीं। तो 2 प्रकार की योजनाएं उन्होंने अपने यूपी सरकार ने अभी स्टार्ट की हैं। 25 से गाय और एक 10 गाय की। बड़ी वाली जो योजना 25 गाय के साथ है जिसमें 3 जो ब्रीड ली गई है, साहिवाल, थारपारकर और गिर। और इसमें जो योजना है उसमें अगर लागत 62,50,000 की आ रही है 25 गाय वाली योजना में, तो सरकार उसमें अनुदान 31,000-25,000 रुपये देगी। तो एक पशुपालक ये सोचेगा कि भाई इतनी अच्छी योजनाएं और नस्ल सुधार की भी अच्छी अच्छी नस्लें उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके साथ जब किसान को ये लगेगा कि भाई दूध का जैसे उत्पादन आपने बताया हो रहा है लेकिन अभी उसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही है, उनको उत्पादन का सही दाम नहीं मिल पा रहा, इस योजना में ये रखा गया है क्यों नहीं छोटी छोटी सरकार सहकारी समितियाँ बनाए। जैसे अभी मैडम ने बताया, मंजू ने, कि भाई क्यों नहीं हम एक अपने गांव में एक महिला समूह बना रहे हैं और वो समूह बना करके अपने आप को एक संगठन बनाएंगे। उन संगठन के द्वारा इसकी वितरण व्यवस्था सोची जाएगी और उसी हिसाब से उनका दूध का उत्पादन होगा और उसका उचित दाम भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जैसे अभी बताया कि महिलाओं का योगदान, लेकिन इसमें ये सोचा गया है कि हम महिलाओं को ही इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ताकि वो सशक्त बने और वो एक प्रकार से देश की आय में काफ़ी योगदान दे सकें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें 3 चरण हैं जिनमें उनको लाभ मिलेगा। पहला इकाई निर्माण के लिए जिसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा खरीद, पशुओं की खरीद में, बीमा में और उनका ट्रांसपोर्ट में 12.5% दिया जाएगा। और तीसरा परियोजना लागत पे कुल 12.5 यानी 50% तक लाभ दिया जाएगा। और जो
किसान इसमें भाग लेंगे। मैं एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि इनमें किसान को लगता है कि बीच में इन कोई पशु मर भी जाएगा, तो ये भारत सरकार ने एक विशेष योजना स्टार्ट कर रखी है जिसमें उनका बीमा कवर और बीमा का जो प्रीमियम है उसका 15% ही किसान को वहन करना पड़ेगा। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें आएगा ये 85%। वो सेंट्रल और स्टेट का शेयर है उसके अंदर। और ये एक बहुत बड़ी खासियत है। इस योजना का हिस्सा है या सर अलग से बीमा लेना है? ये अलग से बीमा लेना है। इसका क्या नाम है सर इस योजना का? इस योजना का है कि भारत सरकार की जो योजना है उसके अंदर इसका नाम रखा गया है कि एक प्रकार से पशु बीमा, कोई नहीं, पशु बीमा योजना। और इस बीमा योजना के तहत पशुधन को एक प्रकार से बीमा के अंदर कवर किया जाएगा और वो उसका प्रीमियम बहुत थोड़ा सा ही देना पड़ेगा। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा एक योजना और है भारत सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ चल रही है। उसमें है कि जो बीमारी खास करके जैसे भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसमें FMD जो भी बीमारी खुरपक्का मुंह पक्का रोग है और उसके साथ जो ये अपनी अन्य जो बीमारियां हैं जो उनका फ्री टीकाकरण इस योजना में चल रहा है। और अब तो लंपी स्किन आपने डिजीज देखी होगी, अभी 2 साल पहले आ गई थी, भयंकर बीमारी के रूप में आ गई थी। उसका टीकाकरण भी इस प्रकार से किया जा रहा है कि ताकि पशुपालकों को ये डर नहीं लगे कि वो इस टाइप की बीमारी हो तो क्या करें। तो ऐसी भी सहायता और किसानों को उत्साहन के लिए कि ऐसे टीकाकरण किए जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि डेयरी जो अपना सेक्टर है इसमें भी एक बहुत नई योजना अपने भारत सरकार ने स्टार्ट करी है। और उस योजना के अंदर भी एक प्रकार से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम अपनी जो डेयरी यूनिट्स हैं उनका नयापन, उनमें वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बढ़ाएं। तो उसमें सब्सिडी का भारत सरकार का प्रावधान है ताकि किसान आगे चल करके एक एंटरप्रेन्योर बन सके और एक अपना प्रोडक्ट को और अधिक कीमती बना करके बेच सके ताकि एक उद्यमी भी बन सके। इतनी सारी योजनाएं जिनका आपने जिक्र किया और उसके बाद जो डेटा सामने आता है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का 5% का योगदान है। सर ये संतोषजनक है? देखो इतनी कोशिशों के साथ मैं समझ रहा हूँ सर, मैं क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। घनश्याम जी मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज के समय में अपने पास जो पशुधन का जो शेयर है भारत की अर्थव्यवस्था में वो अन्य क्षेत्रों के बजाय बहुत ही संतोषजनक है और इसमें आगे बहुत पोटेंशियल है। और ये 5% का योगदान भारत की सकल घरेलू उत्पाद में से 5% से भी अधिक, ये बहुत ही एक अच्छा योगदान माना गया है। और कृषि में इसका कृषि क्षेत्र में इसका 30% से अधिक है पशुधन का। तो ये एक बहुत अच्छा योगदान है। और क्षेत्रों के बजाय जैसे सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, उसकी बजाय पशुधन या पशुधन का जो वार्षिक ग्रोथ रेट है ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। और इसकी संभावनाएं जैसे अभी नंदनी कृषक समृद्धि योजना स्टार्ट करी है, इसको देखते हुए इस टाइप की योजनाएं आ रही हैं तो इसका और अधिक बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है सर, बढ़ते हुए कदम है। लेकिन असीम अगर सहकारी समितियों की बात करें, जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं, उनका इस पूरे प्रोसेस में क्या रोल रहता है? क्या वही कम्युनिकेटिंग है, वही मेन ब्रिज है जो सरकार और एक दुग्ध किसान के या फिर उत्पाद के बीच का एक अहम कड़ी का रोल प्ले करता है? ये सहकारी समितियां कैसे रोल प्ले करती हैं? जी, तो देखिए ये जो सहकारी समितियां हैं कुछ जगह ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कारगर हैं, जैसे गुजरात। अच्छा। और अगर आप यूपी में आ जाएं तो इन समितियों का अभी तक वैसा रोल नहीं रहा है। ये पराग है, उतनी सफल नहीं हो पाई। अब इसमें जो सुधार हैं वो किए जा रहे हैं। अच्छा। कई इसमें ऐसी चीज़ें थी जो होनी थी पर नहीं हो पाई। पर इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि उन क्षेत्रों में जहां किसान अपना दुग्ध डायरेक्टली ग्राहक तक या मार्केट तक सही दाम पे नहीं बेच पा रहा है या प्रोसेस नहीं कर पा रहा है या उसके पास वो इक्विपमेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो है कैसे
जो है अपने दूध को या अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ है, दूध खराब होगा। तो उसको ये समितियां चाहिए जो दूध को ले सकें, सही समय पे सही दाम पे ले सकें और सही पेमेंट सही टाइम पे कर सकें। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है मार्केट प्रोवाइड करने के लिए उस किसान को, तो इसको तो कोई भी झुटला नहीं सकता। पर क्या इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है। और लेकिन क्या किसानों को इनसे वो मिल पा रहा है जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं? ये भी एक सवाल है। देखिए, ये चीज तो हमेशा एक $1 मिलियन क्वेश्चन रही है। ऐसा कहा जाता है कि किसान तो चाहेगा, या कोई भी चाहेगा, किसान ही क्यों, कोई भी जो प्रोड्यूसर है किसी भी चीज का, वो चाहता है कि उसको और बेहतर और ज्यादा मिले। तो किसान भी यही चाहता है कि जो भी वो उगा रहा है या जो डेयरी में उसके पास जो पशु हैं, जो दूध वो दे रहा है, उसका और बेहतर रेट उसको मिले। क्योंकि अगर दूध का रेट कहीं 200 रुपए लीटर भी बिक रहा है तो कहीं 30 रुपए लीटर भी है। तो किसान भी उस चीज को देख पा रहा है आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पर कि भाई एक किसान को अच्छा दूध का रेट मिल रहा है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको जानकारी में है, तो उसकी इच्छा तो यही है कि भाई अच्छे से अच्छा जो रेट है उसको मिले और टाइमली उसका पेमेंट हो। तो इसमें तो सुधार हुआ है, इस वैल्यू चेन में सुधार हुआ है जरूर, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की बात है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो भी पैनल में डिस्कशन हो रहा था। देखिए कि जो बात हो रही है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, और महिलाएं नहीं पुरुष भी, सबसे ज्यादा ये जो सेक्टर है डेयरी का और एग्रीकल्चर भी, उसमें सबसे ज़्यादा इशू अब ये हो रहा है कि आपको वर्कफोर्स नहीं मिल रही। क्योंकि जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ तो हायरिंग के लिए, तो जब मैं डिस्कशन करता हूँ किसी को हायर करने के लिए, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें कंसल्टेंसी जॉब मिलेगी या हमें करने वाला कोई काम मिलेगा। तो वो इच्छा है कंसल्टेंसी की, मतलब बैठकर मैं लैपटॉप पे बैठ जाऊँ और मैं कुछ ग्राफ बना लूँ या मैं कुछ बातें बोल लूँ, लेकिन आप क्या रियली जाकर ज़मीन के अंदर या उसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे फिजिकली आपका इन्वॉल्वमेंट है। और दूध का क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा आपकी मैनुअल लेबर है, और इसलिए अब जो, और ये यही नहीं है, कभी कई बार यूरोप के किसानों से भी मिलने का मौका हुआ ऐसे ही इसी तरह की संगोष्ठियों में, तो उनसे पूछा हमने कि भाई आपको सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ फेस हो रहा है? तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा चैलेंज फेस हो रहा है कि हमें लेबर नहीं मिल रही है, वर्कफोर्स नहीं मिल रही है, और हमारे खुद के परिवार के लोग इसमें नहीं आना चाहते हैं। और इस चीज से मुझे लगता है सभी लोग सहमत होंगे कि अब जो नया आने वाला जो युवक है, युवतियां हैं, उनमें से कितने लोग गाय पालना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या कृषि करना भी चाहते हैं जी। तो ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। ठीक है मंजू जी, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो एक माइलस्टोन स्टैब्लिश कर चुकी हैं, मील का पत्थर आपने साबित कर दिया और बता दिया, चाहे देर से ही सही, लेकिन क्या आपके आने वाली जनरेशन आपके इस काम में आने के लिए तैयार है? जो असीम भी कह रहे थे, क्या वाकई वो चाहते हैं कि इस काम को वो भी कंटिन्यू करें? अब सर बच्चे तो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने ही नहीं बच्चे करना चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें आज तक, मेरे 2 बेटे हैं सर, कोई से पे भी आज तक दूध निकालना नहीं आता, न्यार करना उन्हें नहीं आता, कुछ नहीं आता उन्हें। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, भले ही चाहे वो कर लें, कल पता नहीं कल क्या होगा, देखो किसी ने नहीं देखा, लेकिन बच्चे फिर भी ज़्यादातर अब गांव के अंदर भी सब बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में ही हैं। अच्छी सब काम बच्चे जो पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि भाई उनका कल को भविष्य कैसा हो, लेकिन अभी भी गांव के अंदर जो बच्चे अब ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान है। मतलब आपका लगता है कि इसमें भविष्य नहीं है? नहीं, भविष्य है। अच्छा, भविष्य है, क्योंकि लेकिन उन्हें आएगा ही नहीं जब वो नहीं आता। जब आपने घर में नहीं समझा पा रही, आपको लग रहा है, तो फिर वो जो महिलाएं जो गांव की जोड़ ली हैं आपने, उनको समझा देंगी? नहीं, महिला समझ जाएंगी। अच्छा। महिला कर रही हैं, लेकिन सर जो आज आपने बेटे नहीं समझ रहे, जो आपने बड़ा सवाल लगा दिया। पहले सर क्या था, हम लोगों के टाइम में हम बेटियां थे, कभी ऐसा थोड़ी ना, हम अपनी मम्मी के साथ में पूरा काम करते थे, खेत में भी जाके, घर पे भी, तब हम स्कूल जाया करते थे। लेकिन जो आज की जो हमारी बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं, क्योंकि बेटे और बेटी में अभी भी पक्षपात है, तो वो वाला पक्षपात अभी भी है। तो आजकल की जो बेटियां भी है ना सर जी, कोई नहीं जाती खेत में, कोई बच्चियां नहीं जाती खेत में, क्योंकि सब अब पढ़ाई की तरफ है ज्यादा। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो बच्चे पढ़ाई करके वो नहीं कर सकते, डेयरी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बिन पढ़े तो डेयरी का भी काम नहीं कर सकते, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ भी रहे हैं। तो सर मेरा तो ये मानना है। समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, खालिद भाई, चलते चलते ये पूरी तस्वीर है जहां कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, योजनाएं भी हैं, लेकिन खालिद भाई ये समस्या सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार कितना ही सोच ले, अगर एग्जीक्यूशन लेवल पे और उसे ऑप्ट करने वाले लोगों की कमी होगी, जैसा असीम भी कह रहे थे, तो फिर योजनाओं का क्या एग्जिस्टेंस रहेगी, कितनी प्रासंगिक रहेंगे खालिद भाई? जी बिल्कुल, वो योजनाएं हैं, सरकार का मनसा भी क्लियर है, लेकिन एजुकेशन लेवल पे जो है ना, उसको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और
कई तरह के अवेयरनेस है कि जैसे कि अब मान लीजिए हम जिस पे बात कर रहे हैं दूध है, तो मार्केट में दूध जैसे इन्होंने बताया कि 30 रुपये भी है, 200 रुपये भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है हमारे सेहत के साथ हो रहा है। तो ये भी आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि कौन सा दूध आपको लेना है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होगा। दूसरी चीज़ अभी जैसे बात हो रही थी कि बच्चे या नए जनरेशन के लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, वो भी आएंगे और बहुत ऐसे मिसाल भी हमारे पास, हमने कई जगह कवर भी किया है कि आ रहे हैं, उनका तरीका अलग है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल खेती है, अब एक टेक्निकल फार्मिंग है। पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जिस लेवल की पॉजिटिविटी आप दिखा रहे हैं और जिस बात मुझे जो ग्राउंड पे लेवल पे काम कर रहे हैं असीम हैं, चाहे मंजू जी हो, बता रही हैं कोई आना ही नहीं चाह रहा है, वो ग्राउंड कौन सा है सर जहां पे आपको ये सब कुछ दिखाई दिया? नहीं, बहुत सारे हरियाणा के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर हैं, जो लड़के जो है बाहर से MBA करके आए और बिल्कुल इन चीज़ों को, फार्मिंग को कॉर्पोरेट अंदाज में चला रहे हैं। ठीक है, जैसे लेबर नहीं मिल रही है तो कई जगह तो मैंने ये भी देखा है। सिंह यही कह रहे हैं ना कि लैपटॉप पे वो प्लानिंग करने के लिए तो सब तैयार है, फावड़ा उठा के खुदाई करने के लिए कोई तैयार नहीं, गोबर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, दूध निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, आपको मैं एक चीज बताऊं कि आप जैसे बिहार की बात करें, बिहार की लेबर पूरी तरह से माइग्रेट करके कहाँ आ रही, हरियाणा, पंजाब में भी वो काम कर रही है। ठीक है, वो खेती में भी काम कर रही है कि वो जाके किसानी कर रही है वहाँ पे, लेकिन वो बिहार के अंदर काम नहीं करना चाह रही। क्यों नहीं करना चाह रही? क्या जितना रेट उसको पंजाब के अंदर मिल रहा है, अगर वो बिहार में उसको मिले तो जरूर काम करेंगे, और वो कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पूरी तरह से उन लोगों को कॉर्पोरेट की तरह, कि अगर उनके बच्चों को वहाँ पे तालीम देने की बात हुई कि भाई तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी जी, तुमको एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, परिवार का इंश्योरेंस रहेगा, अब तुम यहीं पे काम करो, करना क्या है तुम्हें, वही खेती करनी है। फिर तो एक बात और निकल के आई कि योजनाएं शुरू करने से पहले उन योजनाओं के प्रति जागरूक करना जरूरी है, जिससे लोग समझ पाए कि ये योजनाएं कितने काम की है। सर मेरे पास समय इतना ही, खालिद भाई माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, चर्चा में शामिल हुए, इतनी अहम जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों को पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो सच के साथ को समेटना है, और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि साल का आखिरी पड़ाव है, तो इस आखिरी पड़ाव को खूब इंजॉय करिए, 2024 को हंसते हुए मुस्कुराते हुए विदा करिए, और 2025 के लिए नई इबारत लिखिए। और इस साल के आखिरी शो में फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी 31 तारीख को, बिल्कुल लाइव। आप और मैं साथ रहेंगे और इस बीते हुए साल को साथ में विदा करेंगे, इसी वादे के साथ सच के साथ को यहीं समेट रहा हूं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ठंड हो रही है।